हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और उसी के साथ आप अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं, एक तो आप वीडियो को पूरा देखा करो, है ना। मैंने उस वीडियो में कमेंट पिन भी किया कि वीडियो को कंप्लीट देखिए। उसके बाद भी आप कमेंट्स में आके बोल रहे हैं मैम 7-8 को होगा या नहीं होगा, प्लीज़ बता दीजिए। डियर फ्रेंड्स, एक ही बात को बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आप उस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते ना, तो मैंने उसमें बताया कि आपको कि थर्सडे या फ्राइडे, ठीक है, ये 2 डेट मैंने आपको बताई थी कि इस पर मैं फाइनल जो है एक वीडियो और लेकर आऊँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे फ्राइडे और थर्सडे का टाइम दिया था कि मैडम थर्सडे और फ्राइडे तक बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जबकि उस दिन तक कंफर्म था ही नहीं, उन्हें खुद ही कंफर्म नहीं था। बल्कि उन्होंने तो मुझे ये कहा था कि हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि होगा। तो उन्होंने कहा कि कंफर्म हम आपको थर्सडे या फ्राइडे तक बता देंगे, ठीक है। तो वही बात मैंने आपको बोली थी, लेकिन वो बात मैंने थोड़ी आगे बोली थी, तो स्टूडेंट्स इतना पता नहीं, पेशेंस इतना तो होना चाहिए। 11 मिनट की वीडियो थी, ओनली 11 मिनट्स, वो वीडियो वॉच नहीं कर पाए, आप बताइए। और फिर आप डाउट्स पूछते हैं। तो कल या परसों मिलते हैं, ठीक है। और वो वीडियो एस्टेट के लिए फाइनल वीडियो होगी और उसमें क्लियर हो जाएगा होगा या नहीं होगा। बट आपको पढ़ाई करते रहना है, मैंने आपको कहा है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था, और ये तैयारी आपकी कहीं नहीं जाएगी। आगे आपका सीईटी भी आने वाला है, बीच में आपका रीट भी है, ठीक है। और भी कोई एग्ज़ाम हो सकता है अदर स्टेट का, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जॉब पाना आज के टाइम में इतना आसान नहीं है कि हम एक जगह के चक्कर में बैठे रहेंगे। मल्टीपल्स फॉर्म फिल करने पड़ते हैं और उसके लिए तैयारी लगभग सेम ही होती है ना। जो कॉमन सब्जेक्ट है ना, वो चेंज नहीं होते। ग्रामर कोई चेंज नहीं कर सकता, व्याकरण कोई चेंज नहीं कर सकता, पेडागोजी का क्या ही चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट आपके एज इट इज़ रहते हैं। रीजनिंग कौन चेंज करेगा, मैथ कौन चेंज करेगा। तो ये सब्जेक्ट्स कॉमन है जो हर जगह काम आते हैं। तो अपनी तैयारी आप करते रहिए, ठीक है। और वेट कीजिए कल और परसों का। इनफैक्ट मैं कल ही बात करूँगी उनसे, बट क्या पता कल उनका क्लियर रिस्पॉन्स ना मिले मुझे, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, ठीक है। फिर परसों फिर बात करूँगी मैं उनसे, और अगर कल ही कंफर्म हो जाता है तो वीडियो कल ही आ जाएगी। और कल वीडियो ना आई एस्टेट को लेकर, तो समझ जाना कि बात अभी रुकी हुई है। फिर परसों तो उन्होंने कहा ही था कि परसों तक तो 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, है ना। क्योंकि आपकी डिटेल्ड वो अभी ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं होगा। तो उस चक्कर में ना काफ़ी स्टूडेंट्स भी परेशान होते रहते हैं और जगह-जगह कमेंट करते हैं, ठीक है। और कमेंट्स में उन्हें उल्टे-सीधे जवाब मिलते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना तो करनी पसंद है, और ना ही स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता देख फिर अच्छा लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बात करते हैं अपनी आज का टॉपिक। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। और ये क्वेश्चंस ना काफ़ी अच्छे हैं सच में। इसमें आपको पेडागोजी भी देखने को मिलेगी, आपका सीडीबी भी देखने को मिलेगा। तो दोनों ही चीज़ें, और पेडागोजी पे अब की बार हमें फोकस भी करना है, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। तो इसीलिए अच्छे क्वेश्चन लगे तो मैंने पिक कर लिए। और जैसे कि मैंने कहा था, सीडीपी मोस्टली हम कवर कर चुके हैं। तो जो छोटे मोटे टॉपिक रहते हैं वो हमारे क्वेश्चंस के थ्रू आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और प्लीज़ बताया करें वीडियो आपको कैसी लगती है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। फीडबैक ज़रूर देना, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे सच में बहुत मोटिवेट करते हैं। आप लोगों का जो प्यार मुझे कमेंट्स में दिखता है, सच में बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो जल्द बनाने के लिए। टाइम ना होते हुए भी टाइम निकाल कर मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। तो इतना तो मोटिवेशन चाहिए, ताकि इतना तो पता चले कि भाई पसंद आ रही है या नहीं आ रही है ना। पसंद आ रही है तो सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, और अगर नहीं आ रही है तो फिर चेंज करते हैं, ठीक है। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है महारत उन्मुखी विद्यार्थी। अब देखिए इसमें ना ये इसकी एक कमी थी, ये बाइलिंगुअल नहीं था, बट फिर भी जहाँ मुझे लगता है कि स्टूडेंट को इंग्लिश वर्ड की नीड होनी चाहिए वहाँ मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं, बट फिर भी जहाँ नीड होगी वहाँ बताऊंगी, डोंट वरी। महारत उन्मुखी होते हैं आपके टैलेंटेड स्टूडेंट, गिफ्टेड स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उनके लिए क्या चाहिए आपको, तो सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, क्या चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है, बहुत ही आसान लक्ष्य तय करते हैं, और लक्ष्य या फिर कोई लक्ष्य तय नहीं करते। अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ओके, तो हम बात कर रहे थे आपकी महारत उन्मुखी विद्यार्थी की, ठीक है, इसकी बात हम कर रहे थे। तो हमने ऑप्शन पढ़ लिए थे, डी ऑप्शन था अपना, अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे हम आपकी जो मास्टरी ओरिएंटेड स्टूडेंट है उनकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम जाएं तो देखिए अगर यहाँ तक था तो यहाँ पे हम ऑप्शन चूज कर लेते, बट आगे और भी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहला तो है कि सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो मास्टरी ओरिएंटेड स्टूडेंट होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि वो स्थिर व स्थायी मानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसान लक्ष्य तय करते हैं, करते ही नहीं है, नहीं ऐसा भी नहीं है। अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो इस बात कर अगर हम ये देखें कि हाँ अपने टीचर्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है, तो और जो उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल होता है उनकी हेल्प लेते हैं, हाँ लेते हैं, बट कम। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम डी को चूज करेंगे, बट अगर हमारे पास ओनली ए का ऑप्शन होता तो हम ओनली ए को चूज करते, बट हमारे पास ओनली ए का ऑप्शन नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ओनली हम डी के साथ जा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है कि राइट आंसर वैसे आपका ए होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम डी ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक है, जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसको दूर करने के लिए एक विद्यार्थी किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध कर सकता है, किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध कर सकता है। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें, तो सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर पर पाठ्यचर्या का अनुगमन, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। थर्ड है शिक्षार्थियों में व्यक्ति विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत है कि उनको हम विशेष विद्यालयों में भेज देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें कि हाँ ये बात ठीक है कि हर संभव प्रयास करना चाहिए उस विभिन्नता को हटाने के लिए, लेकिन ये कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नता को हम हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि हर बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल है ना, यूनिक है। हर बच्चे के अंदर अपनी एक यूनिक एबिलिटी होती है, तो उसे हम नहीं हटा सकते और ना ही प्रयास करना चाहिए। सॉरी मैंने पहले उल्टा बोल दिया, ऐसा प्रयास भी हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अगर हम जाए ए ऑप्शन पर, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इस तरह स्टैंडर्ड भी हम नहीं कर सकते, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना व शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अवसर उपलब्ध करवाना। पेडागोजी में कुछ की पॉइंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर है अवसर उपलब्ध करवाना। ये हमेशा पॉजिटिव वर्ड है ये, और हमेशा पॉजिटिव आंसर की तरफ ये आपको लेकर जाता है, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, निष्पादन परीक्षण। अब देखिए निष्पादन परीक्षण होता है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट, द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है। तो देखिए जो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कठिन माना जाता है, तो क्या रीज़न है? निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालकों को नहीं पहचान सकते, ऐसा तो नहीं है, है ना, कि आप उसको पहचान नहीं सकते।
चलो एक बार ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, इसको डाउट में रख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। दूसरा, बुद्धि लब्धि और निष्पादन में कोई संबंध नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। निष्पादन मापन बहुत कठिन है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बुद्धि मापन की विश्वसनीयता निष्पादन मापन से अधिक है, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका जाएगा क्या, कि निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालकों को नहीं पहचान सकते, क्योंकि उन बच्चों के लिए ना अकेला अगर हम बात करें कि आपका परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं सुटेबल है, उसके लिए हमें और भी टेस्ट जो हैं वो यूज करने होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है। यहाँ पे आ की मात्रा आएगी, क्या उदाहरण क्या है। तो आंतरिक, मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर करवाए थे ना उसमें मैंने आपको बताया था, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो अंदर होती है, ठीक है, और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है उसका रीजन बाहर होता है, आंतरिक का रीजन अंदर होता है। जैसे बात करें प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, तो इसका रीजन कहाँ है, बाहर है, पुरस्कार पाना है। सराहना के लिए काम पूरा करना, इसका रीजन भी बाहर है। साइकिल पाने के लिए प्रथम आना, इसका रीजन भी बाहर है। बट अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। जब खुद को संतुष्ट करने के लिए आप पढ़ रहे हो ना, अपनी क्यूरियोसिटी को संतुष्ट करने के लिए पढ़ रहे हो, तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपका है नहीं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें आपकी जैविक परिपक्वता, इसकी तो बात करते हैं, भौतिक परिवेश के अनुभव, इसकी भी बात करते हैं, सम संयोजन, इसकी भी बात करते हैं, लेकिन कक्षा कक्ष के अनुभव, इसकी बात ज्यादातर आपके कौन करते हैं, ज्यादातर आपके वो वैज्ञानिक करते हैं जो सोशल को ज्यादा एक्टिव मानते हैं। हाँ इनकी भी है, मोरल थियरी इनकी है, बट यहाँ पे डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है। अब इससे क्या तात्पर्य है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपका CCE है ये, है ना, जिसे हम कह सकते हैं क्या, बताइए क्या कह सकते हैं, चलिए बताइएगा मुझे आप इसे क्या कहेंगे, CCE, ठीक है। निमोनिक मैंने बता दिया, इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट में बताना मुझे क्या है। सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, यहाँ पे ये शैक्षिक है, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक का मूल्यांकन, या फिर डी ऑप्शन शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। आई होप राइट ऑप्शन आपने चुन लिया होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका सी। तो CCE में आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आपका शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ना क्लियर हो तो प्लीज डियर वीडियो को दोबारा देख लेना, हो जाएगा क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, तो कौन सी प्रथाएं हैं वो आपकी जो बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड किसको बढ़ावा देती हैं, सार्थक अधिगम को, मीनिंगफुल लर्निंग को कौन सी जो है आपकी प्रथाएं जो हैं वो बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या फिर निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए शारीरिक दंड तो किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं देता, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन तो हमें करना ही नहीं चाहिए, तुलनात्मक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो राइट आंसर आपका 2 और 3 है, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। डी 8th क्वेश्चन अच्छा है और आसान भी है। रोमा जसप्रीत को एक क्रॉस वर्ण पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है, ठीक है। जसप्रीत जो है वो उस पजल को सॉल्व कर रहा है और जो रोमा है वो उसको हिंट दे रही है, ठीक है, उसकी हेल्प कर रही है हिंट देकर। जब तक जसप्रीत उससे करने में बेहतर ना हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब पहले तो उसको ज्यादा हिंट दे रही थी, फिर धीरे धीरे देखा कि हाँ अब वो थोड़ा थोड़ा कर रहा है, तो इसी तरह से वो हिंट देना भी कम करती चली जाती है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है,
तो बहुत इजी है और एस्टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। हर बार एस्टेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इजी है। अगर आपको पहले पता था तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, अदरवाइज अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो देखिए, ना तो ये अनुकरण अधिगम है, ना ही संज्ञानात्मक द्वंद्व है और ना ही बहुबुद्धि है। ये आपका सीधा सीधा पाड़ है, जिसे हम इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रचनात्मकता क्या है? तो क्रिएटिविटी क्या है? बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, और अगर हम बात करें दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता। तो इमिटेट से तो कहाँ ही क्रिएटिविटी आती है। गद्यांशों को रटना तो अगेन आपका नेगेटिव है, और बिना उबे किसी कार्य को बार बार करेंगे तो फिर कहे कि आपकी क्रिएटिविटी है। तो राइट आंसर होगा आपका अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। अपसारी ढंग से, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब आप अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे तो वहां से क्रिएटिविटी निकल कर आती है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? अब देखिए क्या कहा है, यह संस्कारों की आनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक क्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पादन होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो क्लियर आपको वर्ड दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका बी है, सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन, एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, तो जो शिक्षित होता है, जो शिक्षक है, उसको जो वंचित समूह होते हैं, है ना, जो पिछड़े समूह होते हैं, उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उन विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्ति विभिन्नता को स्वीकार किया जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। ठीक है, ये है आपका। आगे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले समूह बनाए जाएं। देखिए, समूह तो नेगेटिव है, तो ये तो हम काट देंगे। बच्चों को उनकी जाति के आधार पर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी बच्चे को आप जात पात के आधार पर, और इनफैक्ट इस प्रकार की तो बात लाना भी मन में पाप है। कहा जाता है कि टीचर की कोई जात नहीं होती, क्योंकि उसे हर जात का बच्चा पढ़ाना होता है, हर धर्म का बच्चा पढ़ाना होता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है, ना तो टीचर की अपनी कोई जात होती है, ना ही उसका अपना कोई धर्म होता है। ठीक है, तो हमें बच्चों के अंदर भी वही भावनाएं डालनी चाहिए और हमें इस प्रकार की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डी है, उन्हें पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। ये तो गलत है, जब उन्हें पता ही नहीं है, मतलब उनके लिए वो अर्थहीन है चीज, फिर क्यों उन्हें हम बढ़ावा देंगे? बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर हमारा निकल के आ गया, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कि ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करेंगे जहां पे हर बच्चे को बराबर माना जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12th है आपका, 9 वर्ष के बालक का नैतिक तर्क किस पर आधारित होगा? तो बिल्कुल ये हमने अच्छे से किया है, कॉलबर्ग की थियरी। ठीक है, ये कॉलबर्ग की थियरी है आपका, बहुत अच्छे से हमने डिटेल में की है। नहीं पढ़ी है तो प्लीज जाकर पढ़ लीजिएगा, स्क्रॉल करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करूँ यार, मैंने कोशिश तो की थी कि मैं सारी प्लेलिस्ट बना दूं, बट सारी नहीं बना पाई मैं। चलो मैं आज करती हूँ कोशिश, कुछ हेल्थ इशू रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती उतनी। बाकी चलिए मैं करती हूँ कोशिश, आज ये CDP वाली जो है ना, मैं वीडियो मर्ज कर देती हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट बना देती हूँ जहाँ से आपको टॉपिक्स की, चलिए ठीक है, अब प्रैक्टिस सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस सीरीज की आपको अलग मिल जाएंगी, और जो टॉपिक वाली है ना, कंटेंट वाली, वो वीडियोस में उसकी प्लेलिस्ट अलग बना दूंगी। ठीक है, फिर आपको इजी हो जाएगा देखना। ओके, चलिए, तो किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। आगे चलते हैं, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो ये तो नहीं है। नियमों का पालन करना, ये 9 वर्ष का बच्चा नहीं करेगा। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए, अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने से नहीं। तो राइट आंसर आपका अच्छा बच्चा अच्छी लड़की, है ना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो गुड बिहेवियर, ठीक है, वो वाला है इसमें। तो ए ऑप्शन आपका
राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 13th क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षक को, तो वही अगेन आपके है ना, उन बच्चों के लिए आपको क्या करना चाहिए जो वंचित समूह से आते हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव लग रहा है। आगे चलते हैं, उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की हतोत्साहित, बिल्कुल भी नहीं। हतोत्साहित तो अगेन इतना नेगेटिव वर्ड है कि जहां दिखे ना इसको तो काट दो, जब तक आपका क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु पढ़ाई पर नहीं। क्यों भाई, पढ़ाई से क्या बिगाड़ दिया उन्होंने जो पढ़ाई नहीं कराएंगे। प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं। हम फीस किस बात की ले रहे हैं, है ना, स्कूल में बच्चा क्यों आ रहा है अगर हम उन्हें ट्यूशन के लिए भेजेंगे तो फिर बिल्कुल गलत है। ये ट्यूशन ओरिएंटेड टीचर्स तो बिल्कुल गलत है। क्यों देंगे ट्यूशन, हम स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में बच्चा इतना तो पढ़कर जाए कि वो घर पर अपने आप पढ़ने की हिम्मत रखे। ठीक है, तो बिल्कुल ट्यूशन को हम नकारेंगे, लेकिन आजकल के बच्चों की ये प्रॉब्लम हो गई है और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं मजबूर हो गए ट्यूशन लगाने के लिए, क्योंकि बच्चे सुनते ही नहीं हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है कि, और फिर वो ट्यूशन वाले क्या करवाते हैं, वो भी वहाँ पे भी बच्चा पढ़कर ही आ रहा है, बस इतना सा फर्क होता है कि उसकी वजह से वो अपना होमवर्क कर लेता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। ठीक है, जो वो घर पे कर सकता था। तो हमें राइट आंसर वैसे मिल चुका है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। 14th क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्न में से क्या लेवाइगुत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। तो इनमें से आपको बताना है लेवाइगुत्स्की के अकॉर्डिंग क्या वो कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीजों को खोज पाएं। ओके, आगे देखते हैं। वैसे ऐसी बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं आपकी। बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें इनाम देने चाहिए, नहीं। बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन, बिल्कुल मार्गदर्शन में सहायता करनी चाहिए, यही तो कहते हैं आपके लेव वाइगोत्स्की, है ना, बिल्कुल यही कहते हैं। सजा तो पाप है पेडागोजी में। देखिए यहां से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1 मिनट, ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई। ओके, पहला है आपका, अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करने चाहिए। पहले आप उस ऑप्शन को ढूंढिए जहां पर आप श्योर हैं। तो श्योर आप किस पे हैं, देखिए आपको क्या दिख रहा है, डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया आपका गणित के लिए होता है। ठीक है, और गणित के लिए होता है, गणित की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लिखने से तो कहीं भी मतलब नहीं है, तो यहाँ पे गणित है, बट यहाँ पे लिखना भी है, विशिष्ट लेखन भी है, तो इसके साथ नहीं जाएंगे हम, सेकंड के साथ ही जाएंगे। तो बी का सेकंड आपको बी में भी दिख रहा है और आपको सी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है, तो आपका एक ऑप्शन तो कम से कम कटा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया बेसिकली आपका होता है विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम। ठीक है, जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो वहां आपका डिसलेक्सिया होता है। तो सी का आपका 4th आ रहा है, तो सी का आपका 4th आ रहा है किसमें, ए तो आपका पहले ही कट गया था, इसमें आ रहा था, और आ रहा है आपका सी में। लो भाई मिल गया आपको राइट आंसर, राइट आंसर आपका सी है। ठीक है, बट फिर भी हम चेक करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ए, डिस्प्रेक्सिया। तो जो आपका डिस्प्रेक्सिया है ना, वो बात करता है किसकी, वो बात करता है आपकी विशिष्ट लेखन एवं गणित की। ठीक है, ये बात करता है आपका डिस्प्रेक्सिया। और बच गया क्या, डिस्प्रेफिया। तो आपका डिस्प्रेफिया ये आपका लिखने से संबंधित है। ओके, सारे क्लियर हो गए होंगे, इन्हें आप नोट कर लेना, याद कर लेना। यहां से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए हैं। 16th क्वेश्चन आपसे कहता है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो सबसे उपयुक्त तरीका आपको बताना है असेसमेंट का कौन सा है। ठीक है, इवेल्युएशन का कौन सा है। तो देखिए, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, नहीं। आकलन शिक्षण एक अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बिल्कुल ये ऑप्शन हमें पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी और ऑप्शन चेक करते हैं। आकलन एवं शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में।
ऐसा तो नहीं है। और फिर बीच में क्या होगा, आकलन शिक्षण के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। कमाल करते हो भाई। तो राइट आंसर आपका क्या है, बी है। आकलन आपका बेसिकली आपका अधिगम की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए, है ना। बीच बीच में बच्चों का आकलन होते रहना चाहिए। जैसे ही आपने पढ़ा, जैसे कहते हैं ना भाई, जब आप पढ़ा पूरा लेसन कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट लेना चाहिए, जिससे आप देख सकें कि आपने कितना सिखाया और बच्चों को उसमें कितना समझ में आया। अगर बीच बीच में आप बच्चों को एसेस नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा फिर कि बच्चा आपकी बात समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। 17th क्वेश्चन आपसे कहता है, लिंग जेंडर की बात हो रही है, पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। तो किसकी ओर, अनुवांशिक विभिन्नताओं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद होते हैं, नहीं। स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, नहीं। अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, नहीं। यहाँ तो कहाँ पक्षपात हो रहा है। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़के और लड़कियों में भिन्न व्यवहार करना, यही तो है आपका जेंडर बायस्ड, इंग्लिश में हम कहते हैं जेंडर बायस्ड, है ना। जब आप किसी एक लिंग की तरफ झुकते हैं, या तो मतलब कोई टीचर है जो लड़कों को ही अच्छा मानता है कि हाँ लड़के ही ऐसा कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती, तो भी जेंडर बायस्ड है। अगर कोई टीचर सिर्फ लड़कियों की तरफ ध्यान दे, है ना, कि भाई हाँ लड़कियां पढ़ाई में अच्छी होती हैं लड़के तो ऐसे ही होते हैं, तो ये भी बायस्ड है। मतलब जेंडर बायस्ड का मतलब होता है किसी भी लिंग की तरफ आप एक तरफ झुक रहे हैं, किसी भी एक जेंडर की तरफ, तो वो आपका जेंडर बायस्ड होता है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो कमेंट कर लेना, अदरवाइज दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। 18th क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक। तो देखिए वृद्धि और विकास से तो ये सारे ही आयाम आपके जुड़े हुए हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी और ई। नेक्स्ट है आपका, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, अंतः संबंध का सिद्धांत, नहीं। एकीकरण का, नहीं। निरंतरता का, बिल्कुल सही आंसर है। अंतःक्रिया का, नहीं। तो कंटिन्यू की बात हो रही है ना, कभी ना समाप्त होने वाली, तो यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत लागू हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति पालन पोषण निम्नलिखित में वाद विवाद के संदर्भ में कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो देखिए, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अगर बात करें तो हमें कौन सा उपयुक्त लगता है वो देखेंगे, ठीक है। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार से परिवेश में पले बड़े हैं, ऐसा तो नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक आनुवंशिक रूप से निर्धारित होते हैं, नहीं। वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और वे दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, डी ऑप्शन, ठीक है। और ये बेसिकली ये तो एक उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, आई थिंक वुडवर्थ हैं जिन्होंने ऐसा कहा है कि मुझे, नहीं 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 नहीं, जॉन लॉक, राइट, मुझे याद आ गया, जॉन लॉक ने बच्चों को खाली स्लेट कहा है, ठीक है। और उन्होंने वुडवर्थ ने कहा है कि भाई मुझे किसी भी प्रकार के आप बच्चे दे दो, मैं आप जैसा कहोगे उन्हें मैं वैसा बना दूंगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, डी रहेगा, ठीक है ना। तो कैसी लगी आपको ये क्वेश्चन सीरीज, मुझे ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और मिलते हैं एस्टेट के लिए, मैं कल या परसों आपको बताऊंगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन अच्छे थे और दोनों तरह से अच्छे थे, पेडागोजी भी क्लियर हो रही थी और आपकी सीडीबी भी क्लियर हो रही थी, ठीक है ना। तो मुझे क्वेश्चन अच्छे लगे, कल मिलते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। और बाकी और कोई टॉपिक आपको चाहिए हो किसी अदर सब्जेक्ट का तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, thank you very much and good night also, bye।